Hello everyone, welcome to Social and Salish. In this video, we are going to understand SEBI's new asset class. Business Standard में recently एक न्यूज आई थी जिसमें कि कहा गया था that SEBI's proposal on the new asset class for the high risk takers look promising. अब ये टॉपिक जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का काम कर रहे हैं उनके लिए, उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो सीए की तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें पढ़ रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। बट अगर हम यूपीएससी का ट्रेंड देखें ना पिछले 5 सालों का, तो कैपिटल मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड लास्ट ईयर बीटा वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट कीवर्ड पूछ लिया था। उसके पहले इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन थे और लगातार कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। सो इसलिए हमें कुछ चीजें इसके बारे में जानना जरूरी है, न्यू एसेट क्लास के बारे में, कि क्यों न्यू एसेट क्लास की जरूरत पड़ेगी, 10 लाख से 50 लाख की एक नई क्लास बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्यों कौन कौन इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कौन से म्यूचुअल फंड जो है वो इस न्यू एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हमें थोड़ी जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में ना मैंने पूरा जो स्लाइड्स रखी है वो डिफरेंट तरीके से रखी है। मैंने इसमें मतलब हैंड रिटन स्लाइड्स हैं, मैंने माइंड मैप्स का यूज नहीं किया है क्योंकि आई थिंक इसको मैं स्टोरी की तरह समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये चीजें, और आप इजीली कंप्रेहेंड कर पाएंगे इसको कि जो भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो इन्वेस्टमेंट में 2-3 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ सैलिश और मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मैं गया सेबी के पास और सेबी को मैंने बोला कि सेबी आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट ₹10 लाख। तो सेबी बोलेगा कि नो, यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर्स, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, दैट मीन्स यू कैन ओनली इन्वेस्ट अप टू द ₹2 लाख। अब मैंने बोला कि भाई साहब मेरे को आईपीओ आ रहा है ना जो कंपनी का, मान लीजिए कि नायका का आईपीओ आया और ₹14,000 के इसके शेयर आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि मुझे ना 10 लाख रुपए का आईपीओ खरीदना है नायका के। तो सेबी मुझे बोलेगा नो, यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर, यू कैन ओनली इन्वेस्ट अप टू रुपीज ₹2 लाख। तो मैंने बोला ओके ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसी चीज में ना अश्नीर ग्रोवर पहुंच गए। अश्नीर ग्रोवर ने बोले कि मैं एक HNI हूँ, दैट इज हाई नेट इंडिविजुअल, मेरे पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए, मुझे इसमें ना 2 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने हैं। तो सेबी ने बोला ओके वेलकम, आप आइए और खरीदिए शेयर। तो ये जो ये जो HNI है और ये जो सेलिश है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया ना, कि ये 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ये बेचारे ये बहुत ज्यादा जितना चाह रहे हैं, 50 लाख के ऊपर जितना चाह रहे हैं उतना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो ये कर पा रहे हैं, इसके बीच में एक आदमी जो है जो 10-15 लाख रुपए लेके खड़ा है, तो वो बोल रहे हैं भाई साहब मैं कौन हूँ, मेरी भी तो थोड़ी इज्जत करो, मुझे भी तो, अब आप तो HNI बन गए, आप बेचारे गरीब रह गए, मैं कौन हूँ, मैं तो मिडिल क्लास हूँ ना, मुझे भी थोड़ी इज्जत दो। तो फिर सेबी ने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, आपको हम बिल्कुल फुल इज्जत दी जाएगी। और फुल इज्जत देने के लिए ना उसने नई चीज लाया, दैट इज न्यू एसेट क्लास, कि एक नई एसेट क्लास बनेगी जिसमें कि 10 लाख से 50 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट है वो किया जा सकेगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ना म्यूचुअल फंड के जैसा ही होगा। अब जैसे फंड्स होते हैं तो बहुत सारे फंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, कोई होता है म्यूचुअल फंड्स, कोई शेयर्स होते हैं। ये सारी चीजें ना मैंने एक वीडियो में आपको समझा चुकी है, और मैंने एक वीडियो बनाया था सेबी से रिलेटेड, उसमें मैंने सारी चीजें बता दी है। अभी इसमें हमें रिटेल इन्वेस्टर समझ लिया, हमने HNI समझ लिया कि इनके बीच में कितना गैप था, इसलिए न्यू एसेट क्लास आई। अब ये जो रिटेल क्लास था ना, वो क्या करता था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था, जैसे मैं हूँ। तो सेलिश क्या करता है कि सेलिश सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। सेलिस ने बोल दिया है कि SIP करना है हर मंथ कितने की SIP, रुपीज 500 की SIP करना है। अब पोर्ट अब सेलिस ने बोला कि मुझे ना PMF भी चाहिए, PMS चाहिए, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो मैं फिर से गया सेबी के पास, तो सेबी ने बोला कि नो, आपको ये PMS नहीं मिल सकता क्योंकि आप HNI नहीं है। अब मैंने बोला कि देखिए मेरे पास तो 50 लाख रुपए हैं और मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे हायर रिटर्न चाहिए। तो सेबी ने बोला कि नो, यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर्स, तो आप इसमें ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ना 2 तरीके के फंड हो गए, एक हो गया म्यूचुअल फंड और एक हो गया PMS। अब म्यूचुअल फंड जो होता है इसमें रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम अमाउंट जो इसमें होता है वो होता है ₹100, कि आप मिनिमम इसमें ₹100 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये SIP भी होता है इसमें, और विड्रॉल भी होता है। इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में वन टाइम और SIP कर सकते हैं। अब व्हेन इट कम्स टू द PMS ना, दैट इज
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, यहाँ पर मिनिमम अमाउंट आपका 50 लाख रुपए होता है। अब ये जो म्यूचुअल फंड होता है, इसमें रिटर्न यूजुअली ज्यादा होते हैं, बट इन कंपैरिजन टू पीएमएस ना काफी कम होता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि म्यूचुअल फंड में 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लोअर रिटर्न होता है इन कंपैरिजन टू पीएमएस। और व्हेन इट कम्स टू द पीएमएस, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न होता है, बट व्हेन इट कम्स टू द म्यूचुअल फंड, ये प्रोसेस काफी सिंपल होती है और इसमें इजीली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तो ग्रो, जेरोडा, ये सारी चीजें आ गई है, तो और इजीली हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब बात आती है पीएमएस की ना, सो इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें मैनेजर्स हायर करना पड़ते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एक ये इनकी फोटो डाला है ना, राधिका गुप्ता जी की, तो ये एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है। तो ओके, ये चीजें हमें याद रखनी है। अब आप लोग बोल रहे होगे कि बार बार मैं म्यूचुअल फंड चिल्ला रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो यूजुअली क्या होता है, जैसे कि आप अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप गए, आपने बोला कि हे रिलायंस, मुझे आप शेयर दे दो। तो रिलायंस ने बोला ओके, मुझे पैसे दे दो, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। तो इस तरीके से शेयर खरीद लिए। अब आप वापस गए एक अडानी के पास, हे अडानी मुझे शेयर दे दो। हे अडानी के बाद आप क्या गए, हे इन्फोसिस मुझे शेयर दे दो, हे टाटा मुझे शेयर दे दो। अब आपने कितने सारे लोगों से शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो एक काम किया, एक आदमी आपके पास आया, बोला कि यार इतने सारे शेयर्स ना बार बार हर जगह मत खरीदो, एक काम करो, एक ऐसा फंड लो जिसमें कि रिलायंस का भी हो, आईसीआईसीआई का भी हो, एसबीआई का भी हो, और नायका का भी हो, ये सारी चीजें मिलकर बनी हो। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल फंड। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज समझ लिया कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी, एक था रिटेल इन्वेस्टर्स, और एक थे हाई नेट इंडिविजुअल्स, और बीच का जो आदमी था ना, जो मिडिल मैन था, वो बेचारा, उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए 10 लाख से 50 लाख के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट क्लास लाई गई है। ओके, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो होती है उसमें 50 लाख से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में यूजुअली रिटर्न तो ज्यादा होता है एफडी से, बट लोअर रिटर्न होता है इन कंपैरिजन टू द पीएमएस। ये चीजें हमने समझने की कोशिश की, एंड देन म्यूचुअल फंड समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब ये जो न्यू एसेट क्लास आई है ना, इसको हमें समझना है कि ये क्या है। अभी हम लोगों ने ये समझने की कोशिश कर ली कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। अब इन डिटेल समझते हैं कि इसमें इनके पास ऑप्शन क्या होगा, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, इट इज इंटरमीडिएट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जो रिटेल इन्वेस्टमेंट करता है और जो हाई नेट इंडिविजुअल होते हैं, उनके बीच का एक इंटरमीडिएट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सेकंड, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स और इनवर्स ईटीएफ जो है, इन दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब इनवर्स ईटीएफ ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूजुअली क्या होता है कि अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं उसमें अगर पैसे लगाते हैं, तो जब मार्केट बढ़ेगा तो पैसे बढ़ेगा, बट इनवर्स ईटीएफ में होता है कि जैसे मार्केट गिरता है ना, तो पैसे बढ़ने लगते हैं। ओके, तो ये मैं किसी एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, तो उसमें मैं इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, हेज फंड्स, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करूंगा। ओके, इसमें हमें याद रखना है कि इसमें लॉन्ग टर्म इक्विटी, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स और इनवर्स ईटीएफ में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। अब इसमें जो हम लोगों ने मिनिमम थ्रेशोल्ड समझा था, तो 10 लाख है, और हाईएस्ट है 50 लाख। 50 लाख के बाद जो होगा वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होगी, पीएमएस, और उसके पहले जो होगा वो होगा रिटेल इन्वेस्टर। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं जब बात की जाती है म्यूचुअल फंड की, एसआईपी करते हैं ना, दैट इज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पेमेंट। उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक विड्रॉल पेमेंट्स हो सकता है, स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन पेमेंट। तो दीज आर द वेज टू इन्वेस्ट इन दी न्यू एसेट क्लास। अब ये जो इन्वेस्टमेंट की बात है ना, सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, so I need to take care that investment should not go below 10 lakh rupees। कि अब जैसे मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो रिटेल इन्वेस्टर में मैंने क्या किया कि कल मैंने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिए। अब 1 लाख रुपए मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया आज, कि भाई साहब मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है, मुझे इतना पैसा चाहिए। अब कल मुझे जरूरत पड़ गई, तो मैंने म्यूचुअल फंड से क्या किया, निकाल के 90,000 रुपए निकाल दिए, और सिर्फ मेरे पास म्यूचुअल फंड में 10,000 बचे। तो यस, ये जस्टिफाई है। बट अगर आप इस इंटरमीडिएट क्लास और न्यू एसेट क्लास में आ रहे हैं, तो आपको ना ये 10 लाख का जो है ना, 10 लाख का है ना, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि 10 लाख का आपका जो थ्रेशोल्ड है वो बना रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू एसेट क्लास। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
अभी तो हमने समझ लिया कि न्यू एसेट क्लास क्या है। अब जो कंपनीज है जो म्यूचुअल फंड बेचती है, तो उनके लिए भी जानना जरूरी है ना कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो इसके लिए एलिजिबल है। सो व्हेन इट कम्स टू द एलिजिबिलिटी इन दिस म्यूचुअल फंड, सबसे पहले जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, कि जो भी मार्केट वैल्यू एसेट की होती है मैनेज बाय द इंडिविजुअल और एंटिटी, जैसे कि इफ राधिका गुप्ता मैम का एक एसेट है, ओके, तो इस एसेट की वैल्यू ना 10,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमें पहला पॉइंट याद रखना है, दैट एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM शुड एक्सीड 10,000 करोड़ ओवर 3 years। ये एंड सेकेंड वन है that those are managed by the experienced CIO, that is Chief Investment Officer। तो म्यूचुअल फंड को क्या याद रखना है, म्यूचुअल फंड को बोलना है म्यूचुअल फंड आपका जो एसेट है अंडर मैनेजमेंट, वो भाई साहब 10,000 करोड़ का होना चाहिए, और ये 10,000 करोड़ का ओवर 3 years। और साथ ही साथ अगर है या नहीं है, इट इज और, यहाँ और लिखा है देख लेना, ओके। तो इट शुड बी मैनेज बाय द CIO, दैट इज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर द म्यूचुअल फंड। एक और है प्रपोज्ड रिलैक्सेशन। सो व्हेन इट कम्स टू द रिलैक्सेशन फॉर द म्यूचुअल फंड, तो डेब्ट सिक्योरिटी की बात की जाए तो 10% ऑफ आपका जो NAV है, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। तो अगर आपकी जितने भी एसेट हैं उसमें 10% अगर आपका डेप्ट है तो ये मैनेजेबल है। इसके बाद 12% ही मैनेजेबल है, बट विद द अप्रूवल एंड अप टू 20%। 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि NAV क्या होता है, ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, नेट एसेट वैल्यू। तो जो भी एक म्यूचुअल फंड है, तो उसके जितने एसेट होते हैं माइनस लाइबिलिटी, इसको बोला जाता है NAV। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेप्ट सिक्योरिटी और प्रपोज रिलैक्सेशन इन इट। तो हम लोगों ने एक बार इसका क्विक रिकैप ले लें, हमने कैसे स्टार्ट किया था। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज आई थी जिसमें कि सेबी क्या कर रहा है, एक नए एसेट क्लास को ला रहा है, दैट इज इंटरमीडिएट क्लास। अब अगर हम लोगों ने जब इनिशियली स्टार्ट करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि भाई साहब इंटरमीडिएट क्लास की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमको पता चला कि एक है रिटेल इन्वेस्टर जस्ट लाइक मी, कि जो सिर्फ कुछ पैसा लगा सकता है, 2 लाख रुपए IPO में इन्वेस्ट कर सकता है, और एक है अशनीर ग्रोवर, कि जो बोलते हैं कि मैं करोड़ों रुपए लगाऊंगा। अब बीच में ना एक मिडिल क्लास फंस जाता है और एक मिडिल मैन आ जाता है जो बोलता है भाई साहब मुझे भी तो याद करो, मैं भी तो गई हूँ। तो वो हो जाता है इंटरमीडिएट क्लास। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो मैं हूँ शैलेश, वो किस में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितने रुपए मिलते हैं, सिर्फ कुछ ही रुपए लोअर रिटर्न मिलता है। अब मुझे ये भी याद है कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितने लगाए जा सकते हैं, 100 रुपीज। और जब बात आती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे कितना लगाया जा सकता है, 50 लाख रुपीज से ज्यादा, उससे कम नहीं। अब इसके बीच का जो पार्ट था, वहां पर इंटरमीडिएट फंड आ गया। अब म्यूचुअल फंड में यूजुअली कम पैसा लगाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे, तो रिटर्न थोड़ा कम होगा। यहाँ पर रिस्क ज्यादा होगी, तो रिटर्न ज्यादा होगा। अब जो इंटरमीडिएट आएगा ना, बीच वाला, उसको रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज्यादा मिलेगा, बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से कम मिलेगा। ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड मैंने बताया आपको एक एग्जांपल, कि एक आदमी 10 शेयर खरीद रहा था अलग अलग लोगों से। तो एक आदमी आया, बोला भाई साहब एक काम करो कि एक ही ले लो ना आप, इसमें सारे लोगों ने मिलकर पैसे लगाए हैं। सो दिस इज अबाउट द म्यूचुअल फंड। इसके बाद मैंने न्यू एसेट क्लास में आपको सबसे पहले बताया था दैट इट इज अबाउट द intermediate investment option, and when it comes to the strategy for the investment, long short equity funds and inverse ETF, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एंड न्यू एसेट क्लास का थ्रेशोल्ड क्या होगा, 10 लाख से 50 लाख रुपीज तक का इन्वेस्ट कर सकता है। कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, SIP, SWP एंड STP। एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट शुड नॉट गो बिलो द 10 लाख, मतलब आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपीज तो होने ही चाहिए एनी हाउ। उससे कम होंगे तो आप न्यू एसेट क्लास में आएंगे नहीं, इंटरमीडिएट क्लास में आएंगे नहीं। उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि म्यूचुअल फंड को क्या एलिजिबिलिटी है, कि आपका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, दैट मीन्स कि जो भी मार्केट वैल्यू है आपके एसेट की, वो भाई साहब 10,000 करोड़ होनी चाहिए ओवर 3 years। और साथ ही साथ आपका जो आपका जो फंड है ना, इट शुड बी मैनेज बाय द एक्सपीरियंस CIO। अगर ये आपका जो फंड है वो मैनेज किया जा रहा है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो आपका है वो एक्सपीरियंस है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरमीडिएट फंड्स। इसके बाद प्रपोज रिलैक्सेशन है, तो NAV दैट इज नेट एसेट वैल्यू है, उसकी आपकी डेप्थ जो होनी चाहिए ना 10% तक, इट इज रिलैक्सेशन की 10% तक चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू एसेट क्लास। अब मैंने 2-3 लिंक इसमें ऐड कर दी है, एक है एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट से रिलेटेड वीडियो की, और एक है FPO IPO से रिलेटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है सेबी से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है अभी वाला, तो इसके बाद ना आप सेबी का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि
इस आर्टिकल में सेबी के कुछ फंक्शंस की बात की गई थी। जैसे सेबी का फंक्शन होता है कि लेजिस्लेशन फंक्शन, तो अभी जो ये नया है ना, इट इज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द सेबी। साथ ही साथ इसका जुडिशियल फंक्शन होता है कि ये एक्शन लेता है, ओके, शेयर मार्केट को रखने के लिए, बचा के रखने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई है विद रिस्पेक्ट टू सेबी, कि सेबी कब आया, उसके जुडिशियल फंक्शन क्या है, उसके लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो इतना ही था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था। I hope you like this video. If you like this video, kindly give me a thumbs up.